ये सच्चाई है कि इस बिल के बहाने, इस बिल की चर्चा के बीच देश में हिंदू मुसलमान करने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है। और वो अगर सियासी तौर पर करने की कोशिश हो रही है, इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है या इस बिना पर करने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं। शिवम, मोहम्मद इम्तियाज साहब ने बड़े तीखे, बहुत अहम सवाल रखे और बार बार ये बताने की, ये जताने की कोशिश की, क्योंकि वो लोगों के बीच में काम करें, बिलखुसूस मिल्लत के लोगों के बीच में, कि आप लोगों की नीयत दरअसल ठीक नहीं है। आप लोग घूम फिर करके एक तबके विशेष को निशाना बनाएंगे और बनाने की फिराक में रहते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा इम्तियाज को मैं एक चीज बहुत साफ कर देता हूं कि सबसे पहले जब कैब की डिस्कशन हो रही है तो कैब में इस देश के हिंदू या मुसलमान को कोई भी एक कागज देने की जरूरत नहीं है। 1। दूसरा, ये कहते हैं कि एनआरसी होते वक्त हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो आप क्या समझ रहे हैं? एनआरसी का मतलब ये है क्या कि रात को एनआरसी लागू हुआ और सुबह सबको फेंक दिया जाएगा बाहर? नहीं, एक प्रोसीजर है जिसमें ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, जो 3 महीने का प्रोसीजर है। उसके बाद भी उसमें एक्सटेंशंस होते हैं। आप उसके बाद वहां पर कागज जमा कराते हैं। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो तमाम जगहें खुली हुई हैं। लेकिन सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब आ जाते हैं आगे। ये कहते हैं कि घुसपैठिए क्यों जाएंगे? घुसपैठिए तो कहीं और जाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान की तो जीडीपी ही बुरे हालात से है। अरे भाई, अगर घुसपैठिए आएंगे ही नहीं तो फिर तो इस बात पर बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो करने दीजिए इस सरकार को, लाने दीजिए भाई। अगर घुसपैठिए है ही नहीं तो फिर तो आपको इस बारे में बात करने की भी जरूरत है। ठीक है, जब घुसपैठिए है ही नहीं तो करने दीजिए सरकार को। और इससे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो डर की बात कर रहे हैं, मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आप अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं और टीवी पर बैठकर कहते हैं कि आज इस देश के मुसलमान में डर है, क्योंकि इस देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि सारी जातियों के नाम लेते हैं लेकिन मुसलमान का नहीं लेते। मेरे मित्र, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप कश्मीर को, अगर आप इसके अलावा और बहुत सारे इलाकों को सही से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, उन्होंने कितनी परेशानियां पैदा करी हैं। और अगर इस बिल में मुस्लिम्स को जोड़ दिया जाएगा, जो बाहर से आने वाले हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, इनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे भाई हैं। अगर इस बिल में मुस्लिम शब्द डाल दिया जाएगा तो फिर इस देश में बाय डिफॉल्ट जितने भी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी है वो लीगल इमिग्रेंट, नागरिक बन जाएंगे इस देश के। तो जब बार बार होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुसलमान का नाम नहीं ले रहे, तो आप इस देश की जनता को समझाइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साहब ये बाहर के लोगों की बात हो रही है। शिवम त्यागी, अधूरी आप जो डिफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी कर दीजिए। पूछ रहा हूं, आप हमें समझा दीजिए कि जब एनआरसी और सीएबी की बात हम दोनों कर रहे हैं, क्या यह सही नहीं है कि जो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसके वजह से ऐसे लोगों का भी नाम उस लिस्ट में आ गया जो लोग यहाँ के बासिंदे थे या नागरिक थे? तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में कमी थी। अच्छा, तो क्या उनको बाहर फेंक दिया गया? आपका कंसर्न ये है ना कि परेशान हो रहे फेंक देंगे? अरे भाई, तो फिर जब कोई किसी को इस देश से बाहर जाने नहीं दिया जा सकता तो उनको डरा क्यों रहे हैं? इस देश में प्रोसीजरल परेशानी तो वोटर कार्ड में भी होती है। हम बता रहे हैं ना क्या इसका मतलब क्या वहां भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? क्या करने की कवायद है मैं बता रहा हूं। कवायद ये है, सुनिए, कवायद बिल्कुल साफ है। सुनिए जी, बोलिए। अरे साहब, आप सिर्फ यही करेंगे कि इन्हें अवैध रूप से यहाँ के नागरिक के रूप में जो नागरिकता है वो नागरिकता आप छीन लेंगे, आप उन्हें साइड में कर देंगे, उनकी जो वोट देने की क्षमता है उसको आप सीज कर देंगे और यहाँ रख करके उनको खिलाएंगे। आप भेज भी नहीं सकते हैं कहीं। मुझे पता है इतना प्री जजमेंटल माइंड आप लाते कहां से हैं संजीव कौशिक जी? मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार में भी लोग बाहर गए हैं, बीजेपी की सरकार में भी गए हैं। अरे कमाल की बात है, आप इस तरह से बात कर रहे हैं जिस बात का पता शायद अभी इस देश की सरकार को भी नहीं। आप कह रहे हैं कि मुझे पता है क्या होना है। हो सकता है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं। हो सकता नहीं, आप 100% गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए आपको मैं एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूं। कांग्रेस की सरकार में मार्च 1950 को एक अग्रीमेंट हुआ था, नेहरू लियाकत अग्रीमेंट, जिसमें कहा मुझे जाना पड़ेगा
क्योंकि परेशानी है, ये समझेंगे नहीं। बीजेपी किसी काम को करे तो वो गलत, बाकी सारी सरकारें या लोग करें तो सही, ऐसा नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा। आप सुनिए संजीव जी, आप भी सुनिए। परमिंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं यही सवाल लेके फिरोज बख्श जी के पास। वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि असम में आपने देखा कि जो 19 लाख थे उनमें तो हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, तो आपने ये सोचा परमिंदर जी कि अरे ये तो हमारा पांसा उल्टा पड़ गया, अब हम एक काम करते हैं कि शरीयत तरमीमी बिल लेकर आते हैं, इसमें तरमीम करते हुए ऐसा करते हैं कि उन हिंदुओं को, जो कि एनआरसी, ऐसा ना हो कि देश में और भी लोग जब हम एनआरसी कराएं तो यही हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाहरी लोग हिंदू ही या गैर मुस्लिम ज्यादा लगे, तो ऐसा करेंगे इस बिल के जरिए उनको अंदर कर लेंगे और बाकी बचे हुए लोगों को हम कहीं ना कहीं इस देश के नागरिक नहीं मानेंगे और उनको साइडलाइन करेंगे, किनारे करेंगे। यह साजिश बार बार कही जा रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। परमिंदर जी, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। शिवम कहते हैं लोग समझना नहीं चाहते, बीजेपी करे तो तकलीफ, लेकिन बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की मंशा इसके पीछे ये है। देखिए, हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। एक धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से ये बिल लाया गया है, इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण देके एक मुस्लिम समाज के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया गया है, जो वो बहुत ही खतरनाक है। जो यहाँ के निवासी हैं, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे सरकार सही है या गलत है, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज रह रही हैं उनको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये सबसे बड़ा सेकुलर देश है। ये देश उतना ही माइनॉरिटीज का है जितना सबका है, इसमें किसी का ज्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है। अगर यहाँ पे सांसद कह रहे थे रवि किशन, वो कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू इस देश के नागरिक हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू जाएंगे कहाँ? कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं बीजेपी के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रवि किशन को देखा है क्या? ओवैसी को नहीं देखा? आप ओवैसी को नहीं देखते, आप कांग्रेस के लोगों को नहीं देखते, आप उन लोगों की भी तो बात कीजिए ना। सैद्धांतिक रूप से अगर किसी को हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता तो उसमें गलती क्या? अरे भाई साहब, ये डेमोग्राफिकली और जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है हिंदुस्तान। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे देश में इंडोनेशिया के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान खुशहाल तरीके से रहते हैं। जनता पार्टी के तर्जुमान ने हिंदुस्तान को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बताया। इस्लामिक लोग नहीं है भैया, आप भावनाओं को समझिए। चलिए, इस्लामिक मुस्लिम मुल्क कह सकते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क को समझिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, मुझको लगता है इस पे काम करना पड़ेगा। सारी रिपोर्टें मौजूद है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं काम करना पड़ेगा, मतलब और लोगों को बाहर से आने देना चाहिए? नहीं, उस पे नहीं। और जो यहाँ से चले गए थे, जिन्होंने बाकायदा चुना पाकिस्तान, बाद में उनको प्रताड़ित किया गया बांग्लादेश में, तो वो प्रताड़ित हुए, और आप चाहते हैं कि उन सबको अंदर ले लो फिर से, यानी घूम फिर कर वो इसी जगह पर जाए जो जन्नत है, बाकी दोज़ख का उन्होंने मजा ले लिया, लेकिन हिंदुस्तान के दो टुकड़े करा दिए। इमरान साहब जिसको जाना था वो मुल्क छोड़ के चले गए, तो उनके लिए इतना रंजोगम क्यों मौजूद है? नहीं आ रहा मुसलमानों का नाम बाहर के, तो आपको क्या तकलीफ है? मुल्क में क्या तकलीफ है आपको? और वो रहेंगे मौजूद। आपको क्या तकलीफ है? मोहम्मद इम्तियाज, तो फिर मत बोलिए ना। क्यों नहीं बोलेंगे? बाहर के मुसलमानों का नाम नहीं आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों बाहर के हम भी मुखालफत करते हैं? बाहर के लोग अगर यहाँ आते हैं तो मुसलमानों का नाम नहीं लिया, अपने मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो दहशत का माहौल बन रहा है उसको रोकने के लिए किसके बीच बन रहा है? मुसलमानों के बीच, जो यहाँ के बार बार बोलकर क्रिएट किया जा रहा है, यही परेशानी है। सबसे ज्यादा यही दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ, अगर इस देश के मुसलमान में दहशत होती, अगर इस देश के मुसलमान में दहशत होती तो 1947 से 13% से लेकर आज हम 22% पर नहीं होते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। अगर यहाँ पर शांति, सुकून और सब खुशी के साथ रह रहे हैं, इसी वजह से ये जनसंख्या आगे बढ़ती जा रही है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल एक्टिविज्म के नाम पर लोगों को डराने का जो काम कुछ लोग कर रहे हैं, ये इस देश के मुसलमानों ने ना पहले कभी सुना और ना आने वाले समय में। मैं फिरोज बख्श साहब आपके पास आना चाहूंगा। आ रहा हूं मोहम्मद इम्तियाज। फिरोज बख्श साहब, दरअसल कांग्रेस का, बाकी सियासी जमातों का ये भी है कि हमारा बना बनाया वोट बैंक था
और जो भी है अगर अंदर आ गए हैं और वो अपना वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम कर लिया है, अब बीजेपी इस मामले में पोलराइजेशन करने की फिराक में है कि देखो, एक तो हमने अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसको पूरा किया है, दूसरा जो भी बाहर से हम ले लेंगे जिनको हम यहाँ पर शहरियत दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तीनों फायदा है, इसलिए सियासी तौर पर इन जमातों को तकलीफ भी है। इनको लगता है कि ये तो सारा गेम अपने फेवर में कर रही है और हमारा नुकसान ही नुकसान है। देखिए ऐसा है इमरान साहब, मैं इसको समाजी एतबार से आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि इसको अगर पॉलिटिकल कोई बनाता है तो फिर दैट इज अ रॉन्ग ट्रैक। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, चुनावी सभाओं में अमित शाह कहते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, और फिर उसके बाद ममता बनर्जी भी कहती है, राहुल गांधी भी कहते हैं। हाँ नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए क्या है कि हमारा जो मुल्क है बड़ा बैलेंस मुल्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साझा विरासत के साथ रहते चले आ रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, मेरे ख्याल से मैं कम 50 बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर चुका हूँ, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते चले आए हैं। एक मैं तो एक देखिए, मैंने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है अपनी कौम को कुछ कहने की या समझाने की। हमारे लोग समझे हुए हैं और समझाए हुए हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, और ख़ास तौर से इम्तियाज़ जैसे जो नौजवान लोग हैं, काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, इनको दीन का भी एहसास है और तालीम से भी ये जुड़े हुए हैं। देखिए हरगिज़ इस लफ्ज़ को मत इस्तेमाल करें कि आज मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि मेरी बात पूरी होने देंगे ना आप। देखिए थोड़ा यही तो सब्र तहम्मुल की कमी है हमारे नौजवानों में, मुसलमानों में, कि बात को सुनते नहीं है और बीच में से दे शूट ऑफ। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जवाब दीजिए और मैं आपसे जवाब लूंगा, और इमरान को रोकूंगा, किसी से मत पूछिए, आप ही जवाब देंगे। हमारी कौम के अंदर एक कमी यह है कि हम हर चीज से डरते हैं। मोदी आएगा हुकूमत करेगा तो उससे डरना है, ठीक है। योगी आएगा यूपी में तो वो खत्म कर देगा। अरे भाई काय का डर है? अगर तुम मुसलमान हो, कुरान के ऊपर यकीन रखते हो, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हो, तो काहे का इन सब से डरना है? अल्लाह से डरो। मसला यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, ठीक है, और हमने मुल्ला का जो कानून है उसको अपना लिया। फिर मैं कहूँगा अल्लाह से डरो, अजान में अल्लाह का नाम लो, मुल्ला हु अकबर कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डर कहना है, कोई डर नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुसलमान बहुत आराम से रह रहा है। और अभी शिवम ने कहा कि मुझे खुशी हुई इनके ज़बान से ये बात सुन करके, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि आज की तारीख में हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी देश है। बिल्कुल इस्लामी देश नहीं है हिंदुस्तान, मुस्लिम अक्सरियत वाला। लेकिन एक मिनट, इनके कहने का मकसद यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम आबादी रहती है, हम बड़े आराम से रह रहे हैं। और जैसा मौलाना आज़ाद ने भी कहा था, अब से कुछ जब वो हयात थे 1949 में ये बात उन्होंने कही थी, और फगवाड़ा में पंजाब में एक फंक्शन में कही थी ये बात, कि जो हिंदुस्तान है वो दारुल हरब नहीं है, यानी किसी गैर मुस्लिम के जो रूल करता है उसको दारुल हरब कहते हैं। ये दारुल सलाम भी नहीं है जहाँ मुसलमानों का राजा है, दारुल अमन है। तो दारुल अमन को दारुल अमन रहने दो इम्तियाज भाई। आज जो आप खौफ सहमा हुआ है, मुसलमान बिल्कुल नहीं सहमा हुआ है, बिल्कुल डर नहीं है उसे। और सुनिए, एनआरसी से डराया गया, सुनो एक मिनट संजीव भाई, देखिए मंदिर मस्जिद से डराया गया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। संजीव देखो, संजीव देखिए मेरी बात पूरी होने दो, फिर आप आपसे एक सवाल आखिरी बात कह के बात को तमाम करता हूं। देखिए सुनिए, ना मुसलमान मंदिर मस्जिद के फैसले से डरा, ना मुसलमान ट्रिपल तलाक के फैसले से डरा। मुसलमान ने सबको अपनाया है, और मुसलमान मैं बता देता हूं, सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता। आप अपना वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं संजीव, आप कांग्रेस का वोट बैंक, देश की जनता आपको सुन रही है, कांग्रेस का सुनिए, देश की जनता आपका भी मखौल उड़ा रही है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों की बात की है, लेकिन नुकसान कभी नहीं किया है, मुसलमानों को भला कभी नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा संजीव, जितनी आपने हिंदू मुस्लिम सियासत की, जितनी आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात करी, उतना ही मुसलमान आपसे कटता गया, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए। मुसलमान ये समझ गया कि आपने मेरी उर्दू के लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे उर्दू मीडियम स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, आपने मेरे इलाकों में बजाय स्कूल बनाने के ताले बनाए, आपने सब काम किया है, आपने मेरे इलाकों में अच्छे अस्पताल और
कॉन्फ्रेंसियां नहीं बनाई तो कांग्रेस अरे बच्चा, एक्सपोज हो चुकी है। बातें आपने कर ली, लेकिन सुनिए, देश के यही वजह है। अल्पसंख्यकों को और आप ये अभी भी भरोसा वोट तो बैंक की दिलाइए बात कर रहे हैं, अभी भी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपने भरोसा दिलाई है कि एनआरसी के बहाने, ट्रिपल तलाक, SCAP के मंदिर बहाने मस्जिद, आपको घबराने की मुसलमान अल्लाह जरूरत का नहीं शुक्र है, है। दबंग आप होकर उनकी रहता है, ताकत किसी बता से रहे नहीं हैं डरा। उनको कि अल्लाह पे ठीक है? भरोसा रखें। और बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों वो घबरा रहे हैं, कैसे सेकंड नहीं घबराना लार्जेस्ट चाहिए, वर्ल्ड इसके की बारे में आप बात मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन आप यहाँ तमाम रहती है, तरह की बातें बाल भी बाका नहीं कर बताइए सकता। उनको कि अगर आपको कोई लाइन बाल में बाका लगने की कर जरूरत सकता है, नहीं आप जैसे आपको कांग्रेस कर पेपर सकते इकट्ठा करने की हैं। जरूरत और नहीं है। आपका आपको वजूद किसी देखिए, और बहाने आपको आपका साइड में वजूद लगने की खड़ा जरूरत चुका नहीं है। है। आप लोग कहीं ऐसा फिरोज बख्श साहब, आप सुन रहे हैं, हिंदुस्तान फिरोज से बख्श साहब, आप अपनी फिरोज बख्श साहब, इस तरह से पॉलिटिक्स को सुनिए ना, बात को सुनिए, बार-बार सुनिए, मैं बार-बार कह रहा हूं, रोकना चाहूंगा, आप कि वो राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं दे रहे हैं वो। मैं आपका सवाल नहीं जा रहा। बार-बार कह रहे हैं कि राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, फिरोज बख्श साहब ऐसे नहीं। करो, सबकी बात करो। फिरोज बख्श साहब सुनिए ना, देखिए आप बार-बार कह रहे हैं इम्तियाज कि वो साहब, राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं। संजीव जी मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आपका सवाल, आप बीच में कूदोगे तो और उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे। आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। बख्श साहब, अभी आपने एज ए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया मुसलमानों को, कांग्रेस ने भी डराया। आज कांग्रेस से मुसलमान अलग है। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस भी की है, कांग्रेस ने भी किया है। मैं कांग्रेस को भी नहीं कहूंगा कि बहुत पारसा है, मुसलमानों के लिए कुछ बुरा नहीं किया। ये जो एनआरसी आ रहा है, शायद ये कांग्रेस के जमाने की चीज है। यही नाम मैं उस जमाने में 1955 का है ये। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उस जमाने में भी सुनता आ रहा हूँ। तो कांग्रेस, मैं कहता हूँ जो भी हुकूमत आज मौजूद है या गुजरी हुई हुकूमत थी, जो गलतियां उसे, आज जो हुकूमत मौजूद है, भाई ने हमारे ये कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मुसलमानों के लिए। ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूं कि एक एविडेंस दीजिए, आप लोगों को भरोसा दिला दीजिए कि आप परेशान न हो। ये कागजात का जो मसला है, वो कागजात तो हमारे पास है ही। आप खुल के जिस तरीके से दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, तो शिवम त्यागी क्या कह रहे थे इतनी देर से? वो यही तो कह रहे थे। आप मोहम्मद इम्तियाज साहब सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा ना कि 1 रुपए का कागज नहीं देना पड़ेगा। 1 रुपए का कागज तो देश के हिंदुओं और मुसलमानों को नहीं देना पड़ेगा। आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं अल्लाह के वास्ते में तमाम लोगों से दिल तो बहुत मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा हुकूमत से अपील करूंगा, हाथ जोड़ सर कि आप अगर हिंदुस्तान में हमारे लिए काम करना चाहते हैं तो हमारी तालीमगाह को, हमारे तालीम पे काम करें। हमें जरूरत तालीम की है। इन सब चीजों में देखिए, यकीनन ये सियासी बातें आ जाती है बीच में। मुझे ये लगता है कि अगर मुसलमान या कौम के भले की बात करनी है तो जो लोग पिछड़े हैं उन तमाम लोगों को तालीम की जरूरत है। हम तालीम पे काम करें। तालीमी शोबे में हुकूमत क्या काम कर रही है उस पे अपना रवैया जाहिर करे। यूनिवर्सिटी पे क्यों नहीं काम करे, ये सब चीजें बार बार आती जाती है। दूसरी चीज, जो इकोनॉमी, आप मेरी बात सुनिए, जो इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सुनिए, आज इकोनॉमी की हालत, मेरी बात सुन लीजिए, तालीम की बात जो मैं याद दिला दूंगा सर आपको। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए बख्शा, मेरी बात पूरी होने, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप बोल लीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपसे माजरत चाह रहा हूं, रुकिए ना थोड़ी देर, पहले मुझे बोलने दीजिए। आज जो जीडीपी की हालत है, उस जीडीपी की हालत में बहुत फैसले गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हैं जो शायद उसके लिए वक्त होना चाहिए। चाहे वो चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सियासी बार-बार कहते हैं कि हम सियासी बात नहीं करेंगे, बार-बार सियासी बातें करते हैं। बिल्कुल, आज जीडीपी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जवाब देने का मौका दीजिए। सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, मौका नहीं मिलेगा क्या? शिवम जी, मैं बोल रहा हूं तो मुझे तो बोलने दीजिए। अरे अभी तो महाराष्ट्र नहीं हारे, कम से कम जवाब तो देने दीजिए। आप सवाल दबा रहे हैं। सर एक बात जल्दी बोलिए, एक बात साहब बोलिए, आप बोलिए, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखिए। मेरे साहब नहीं बोल, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। इम्तियाज जी ऐसे नहीं, देखिए मेरे जो सलाम के नाज़रीन है ना, वो पसंद नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे। एक-एक करके बोलिए, एक-एक देखिए, तालीम की बात करी इमरान ने भी बात करी, इम्तियाज ने भी बात करी। 6 जून 2015 को मोदी जी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स
और उलमाए दीन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अपने घर के ऊपर। उसमें उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। अब मुसलमान बजाय इसके इस बात की तारीफ करें मोदी से, एक मिनट पूरी बात होने दो यार, बात नहीं पूरी, खामोश रहिए, खामोश रहिए, ठीक है, अदरवाइज आई लूज माय कंप्यूटर। मुसलमानों की कमी यह है तुम्हारी तरह उल्टे सीधे बोलते रहते। मुसलमानों को चाहिए था, सुनिए अभी, लेट मी कंप्लीट, मुसलमानों को चाहिए था कि मोदी को लिपट जाते कि आपने कहा एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर, तो हमें दो, आप जैसे लोगों की वजह से। हम बात कर रहे हैं एनआरसी को लेकर के, लेकिन उससे पहले जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है, लेकर लोकसभा में पास करा दी है मरकजी हुकूमत ने। अब राज्यसभा में उसका नंबर है, बारी है, और उसको लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन वर्ग विशेष तबके को, खास तबके को, बिलखुसूस मुसलमानों को खौफजदा करने की भी कोशिश हो रही है। तो हमारा सवाल ये है कि वो क्यों खौफजदा है, और इस बिल के ही जरिए हिंदू मुसलमान क्यों, पनाह गुज़ीनों का आप एहतराम कीजिए लेकिन यहां हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो गया, ये एक बड़ा सवाल है, संजीदा सवाल है। आप बिल्कुल जो पनाह गुज़ीन शरणार्थी हैं शिवम, उनका एहतराम कीजिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करने कराने की जरूरत क्या है। और जो बात मोहम्मद इम्तियाज कह रहे हैं, भाई आप लोगों को प्यार से, प्रेम से समझा दीजिए ना कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप लोग भी तो एक अनार्की की फिराक में रहते हैं कि बना रहे माहौल, ताकि हमारा पोलराइजेशन होता रहे। ये आपकी जो चालाकियां है ना, ये जो आपका तरीकाकार है ना, ऐसा नहीं लगता कि लोग आपको समझने लगे हैं। सवाल पूछा, मैं कहता हूं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस देश में होड़ है मुसलमानों का ठेकेदार बनने की। कोई मुसलमान खड़े होकर संसद में एक बिल को फाड़ देता है, फिर कांग्रेस को लगता है कि हम स्कोर करने में पीछे रह गए, पहले ही बीजेपी 303 सीटें ले चुकी है और मुसलमान उनकी तरफ जा चुके हैं, क्योंकि वो पढ़ाई की बात करते हैं। नकवी साहब बात करते हैं 5 करोड़ लोगों को सब्सिडी और पढ़ाई की, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस वोट बैंक को पोलराइज करने की असलियत में कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुल मिला के कांग्रेस 50 पे है, वामपंथ का हाल आप देख लीजिए, ओवैसी साहब अभी कहां पर है। अब इनको ठेकेदारी चाहिए, क्योंकि मुद्दों पर तो बात करेंगे नहीं, हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान बनाना इनका पहला अधिकार है। कि इस देश में 58 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बताया, और उसकी जीती जागती रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अगर आपने इस देश के मुस्लिमों के लिए कुछ काम किया होता तो आज वहां पर भी लोग पड़े हुए होते और आप जैसे लोगों को उठाकर फेंक देते। लेकिन आप लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमेशा हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। ये पहली एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि छोड़िए सब चीजें, कंप्यूटर और कुरान की बात कीजिए। ये पहली ऐसी सरकार है जो कहती है पढ़ाई की बात कीजिए, 5 करोड़ युवाओं को सबसे ज्यादा पढ़ाने की हम बात करेंगे, जिसमें 50% कोटा बच्चियों के लिए है। ये सरकार, और इसी देश के मुसलमान है जो सबसे, इंडोनेशिया के बाद हमारा देश लौता एक ऐसा मुल्क है जहां से सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं जो हज करने जाते हैं। अगर इस देश में मुसलमान खुश नहीं है तो क्या इस देश की सरकार आप बराबर में बैठे हुए अभी कह रहे हैं कि डर है। अरे डर है तो फिर इतनी खुशी से कहते हैं, कोई डर नहीं है। आपको अपनी स्टेक होल्डिंग चाहिए। आप मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करके डराना चाहते हैं, और मोदी के नाम से, योगी के नाम से, अमित शाह जी के नाम से डराकर चाहते हैं कि कुछ वोट आपको भी मिल जाए। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं होने देगी, और लगातार हम काम करते रहेंगे। आ रहा हूं मैं परमिंदर जी आपसे जानना चाह रहा हूं, ये राज्यसभा में क्या लगता है आपको, जो नंबर गेम दिख रहे हैं उसको अगर गौर खोज करें तो ये पास हो जाएगा आराम से, जैसे कि ट्रिपल तलाक में हुकूमत ने करवा लिया और दूसरे मामलों में करवा लेती है। और जदयू के रवैये के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी और मोदी जी इसको पास करा लेंगे। के बारे में बोलेंगे नहीं तो फिर तो मैं आपको एक जमीनी, आंध्रा के सीएम की पार्टी ने तो असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करके भी धोखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे? आंध्रा के चीफ मिनिस्टर। अब हम सवाल कुछ और कर रहे हैं, आप कहीं और ले गए। हम पूछ रहे हैं कि उनके सहयोगी हैं, उनके बारे में भी बात कर ले, उनका स्टैंड क्या है। मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बिल्कुल बता देंगे। सहयोगी है लेकिन हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। एक परिवार में, एक घर में एक धर्मपत्नी और एक पति की भी विचारधारा अलग हो सकती है, और विचारधारा अलग है तभी दो दल है। कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां एक साथ नहीं है, तभी दो अलग अलग पार्टियां है ना। मैं थोड़ा सा समय कम है। देखिए, हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबसूरती है वो विभिन्नता में एकता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई जितने हैं सब प्यार से रहते हैं। जो ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ के जो सियासतदान है उसको हिंदू, मुस्लिम, मैं सब जितने भी पार्टी के अंदर देखिए, कोई भी कम्युनिटी का आदमी गलत हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी का आदमी गलत हो सकता है, वो उसमें कम्युनिटी को जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान से बाहर आइए
और देश का माहौल मत खराब कीजिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी का सियासतदान है और किसी को हिंदू मुसलमान खेल रही हो तो क्या नहीं, सरकार ने कहा कैब लाएंगे, सरकार ने कहा कैब लाएंगे। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये तो मुस्लिमों को भगाने की चाल है। सरकार कहती है घुसपैठियों को बाहर करेंगे, आप कहते हैं ये तो मुस्लिमों को बाहर करने की चाल है। अरे भाई, मुसलमान तो कहीं शब्द ही नहीं है, इस देश में है वो यही रहेंगे, हमेशा से रहे हैं। अरे एक चीज बताइए, हमेशा से नहीं रहे क्या? जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब भी मुसलमान इस देश में रहे, जब बीजेपी सरकार आई तब भी रहे और आगे भी रहेंगे। ठीक है, मोहम्मद इम्तियाज जल्दी बताइए कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? कोई तो कर रहा है ना? तमाम सियासी पार्टी को मैं कहूंगा, कोई एक सियासी पार्टी की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जो चाहे ओवैसी साहब भी जो कर रहे हैं, तमाम सियासी पार्टी इसका जी नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। मैं क्यों करूंगा? मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कांग्रेस के बारे में, मैंने कहा मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं, मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं लेना। बस साहब, मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं लेना, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं मैं कि मैं अपनी बात करूं। मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा हूं कि ये तमाम पार्टियां इसका हिंदू मुस्लिम आप लोग को समझाइए ना कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं, मैं वही मुसलमानों को खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं ये तो यहाँ मुसलमानों में डर है, उल्टा ये तो और कह रहे हैं लोगों को कि डरिए आप। अरे भाई, जो एक बात बताइए, जो आम लोगों में बात है आपकी बात बोले, नहीं बोलो, आपकी बात बोले, हमारी बात मत बोलिए, सरकार की बात मत बोलिए, लेकिन वो बोलिए जो सत्य है, मैं नहीं वो बोलिए जो सरकार ने किया है। अगर आप बात करते हैं दूसरी सरकारों की, तो मेरी सरकार ने जो माइनॉरिटी के लिए किया है उसकी भी बात कीजिए। मैं कहता हूँ बात कीजिए, जब आप बिल की बात करते हैं तो उसके बारे में सही से समझिए कि मुस्लिम का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, जनता को बताइए। अरे कमाल की बात है मोहम्मद इम्तियाज, इस तरह से नहीं। आप खुद कहते हैं कि मैं नहीं डरता हूं, मैंने मुताला किया है चीजों का, और फिर आप कहते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। ये विरोधाभास क्यों है भाई? तो देश के मुसलमान आप नहीं है। मैं तो क्या सोच रहा था कि आप भी वही एक चेहरा है जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। आप कहिए कि मैं कोई बात मैं सुन रहा हूं, उस बात को आपको टीवी के जरिए मैं लोगों को बता रहा हूं, तो क्या चुप हो जाओ, नहीं बताऊं आवाम की जो राय है? आवाम की बात तो वैसी भी बता रहे थे, आज कह रहे थे महात्मा गांधी जी ने चार्टर फाड़ा था साउथ अफ्रीका में, मैं भी फाड़ रहा हूं। वो तो अपने आप को महात्मा गांधी समझ बैठे, लेकिन क्या वो सत्य है? जल्दी जल्दी शिवम जी, एक मिनट बोलने जी, बोलिए। देखिए, मैं ओवैसी साहब या किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आम राय आ रही है, मुझे 10 सेकंड आप लोगों के बीच का मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग जो खौफ और हरास का माहौल अगर जहन में है तो उसको दूर करने के लिए लिखित तौर पे कुछ ऐसा करें जिससे आवाम को लगे कि ये हुकूमत खत्म हो गया। जल्दी बोलिए, 5 सेकंड में कहना चाहता हूं। देखिए, एक मिनट खामोश रहिए। अरे मुझे कहने दीजिए यार, बोले जाएंगे, दूसरे क्या करेंगे? और भी देखिए, मैं मुसलमानों को इस चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप ओवैसी और आजम खान जैसे लीडरों को मत फॉलो कीजिए। फॉलो करना है तो आप मौलाना आजाद को फॉलो कीजिए, डॉक्टर जाकिर जनाब वो जैसे भी लोगों चुन को के फॉलो आते हैं, कीजिए और लोगों से मुसलमानों से कहिए डरो मत। बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, संजीव जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये बहुत गर्मा गर्म चर्चा रही, आपके सवाल भी काफी गर्मा गर्म आ रहे थे, इसको हम और बात करेंगे। आप देखना ही होगा कि राज्यसभा में हुकूमत किस हद तक इस बिल को पास कराने में कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। शहबाज होंगे सलाम हिंदुस्तान लेकर थोड़ी देर बाद।